जाते हैं और उन्हें निर्धारित स्थानों तो पांचवें चरण का मतदान पूरे जोर शोर से इस वक्त देश भर में जारी है। इसी के साथ पांचवें चरण के साथ अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है 4 जून के लिए। 6 और 7 यानी कि छठे और 7वें चरण के लिए भी उतनी गिनती शुरू हो चुकी है और जैसे जैसे चुनावी पारा ये बढ़ रहा है 4 जून के लिए काउंटडाउन भी बढ़ रहा है और 24 की चुनौती की ये लड़ाई और भी ज्यादा भीषण होती जा रही है। नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और आप सभी का स्वागत है मिड डे प्राइम में। अगले 1 घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन अपडेट्स और आपको बताएंगे दूरदर्शन न्यूज को दिए गए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू प्रधानमंत्री ने जो दिया है और बात की है कई अहम इस बेहद एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में। तो देर कैसी शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। चुनावी माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डीडी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत। कहा, मैं संविधान का पुजारी हूं, शासन चलाने के लिए संविधान ही सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ। कांग्रेस की चारों पीढ़ियों ने किया है संविधान का अपमान। पीएम मोदी ने 400 पार के विशाल आंकड़े के साथ सरकार बनने की जताई प्रतिबद्धता। डीडी न्यूज के साथ बातचीत में कहा, पिछले 4 चरण में ही इंडी गठबंधन का हो चुका है अस्त। उड़ीसा के चुनावी दौरे पर पीएम मोदी ने पुरी में किया भव्य रोड शो। ढेकनाल में गरजे पीएम मोदी, नवीन पटनायक की सरकार पर बोला हमला। कटक में पीएम मोदी ने 25 साल बाद उड़ीसा रचने जा रहा है नया इतिहास। पांचवें चरण में 49 लोकसभा और उड़ीसा की 35 विधानसभा सीट पर भी मतदान जारी। आम से लेकर खास तक हर वर्ग के लोगों में मताधिकार को लेकर उत्साह। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन सिंह और तृणमूल कार्यकर्ताओं की झड़प। लोगों को मतदान करने से रोकने का आरोप, चुनाव आयोग में हुई शिकायत। हेलीकॉप्टर क्रैश में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी समेत विदेश मंत्री की मौत। अजरबैजान की पहाड़ियों पर मिला विमान का मलबा। पीएम मोदी ने जताया गहरा दुख। पूरे उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी से हाहाकार। कई जिलों में पारा 45 से 47 डिग्री के पार। अगले कुछ दिन लू के थपेड़ों से नहीं मिलेगी निजात। वहीं पिछले 24 घंटों में तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में हुई भारी बारिश। और मिड डे प्राइम में सबसे पहले बात डीडी न्यूज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू की। चुनाव से पहले ही जिनके तीसरे टर्म की बात हो रही है, लोगों को इंतजार है, ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे साथ हैं। प्रधानमंत्री जी, बेहद ही स्वागत है। जय जगन्नाथ। प्रधानमंत्री जी, सुबह के 8 बजे हैं। इतिहास में कभी ऐसा देखने को नहीं मिला है कि कोई प्रधानमंत्री सुबह होते ही जनता के बीच पहुंच जाए। पूरी में हम जब सुबह 7 बजे हम जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए जा रहा था, तब से मैं हैरान था कि सुबह 6:30-7 बजे से हजारों की तादाद में लोग यहाँ खड़े थे। मैं देश की जनता का बहुत ही ऋणी हूँ। मैं उड़ीसा की जनता का बहुत बहुत आभारी हूँ और खास करके पुरी ने पूरा मन भर दिया। आज मैं पुरी को सर झुका करके नमन करता हूँ। प्रधानमंत्री जी, पुरी में हम खड़े हुए हैं। उड़ीसा में 25 साल का यहाँ का शासन जिनको आप सीधे चुनौती दे रहे हैं। दूसरी तरफ बंगाल भी है और साथ में बिहार भी लगता है। इस बार 5 चरण के चुनाव के बीच क्या मूड लग रहा है जनता का? 4 चरण के चुनाव, इंडी अलायंस पूरी तरह अस्त हो चुका है। अब जो चरण शुरू हुए हैं वो हमें 400 पार जाने की मजबूती दे रहे हैं। आज भी मैं मतदाताओं से कहूंगा, भारी मतदान करें, जी भर करके मतदान करें, देश के लिए मतदान करें।
प्रधानमंत्री जी, हम देख रहे हैं लगातार लोग आपको कैमरों में कैद करना चाह रहे हैं अपने एक एक झलक के लिए। नारी शक्ति जिसकी आप सबसे ज्यादा बात कर रहे हैं, वाराणसी में हमने देखा एक बूढ़ी दादी अपने 4 साल के पोते को कंधे पर लेकर आई और कहा कि मोदी इनके दादू हैं, और जब मैंने उनसे पूछा उन्होंने कहा मोदी तो भगवान है। ये आपको लगता है कि काफी ज्यादा भार आपके ऊपर डालता है, ऐसी भावना है? जब मुझे इस प्रकार की घटनाओं का पता चलता है या मैं भी जब कभी रास्ते में चलता हूं तो ये अनुभव करता हूं, जैसे बच्ची देखिए हाथ जोड़ करके बैठी खड़ी है। ये चीजें किसी भी व्यक्ति को भावुक करने वाली है, और पॉलिटिशियन के जीवन में शायद ऐसा रेयर हो सकता है कि इतना प्यार, इतना आशीर्वाद। और मैं देख रहा हूं कि भारत की नारी शक्ति आने 25 साल में भारत की गति के लिए 2 मैं बड़े निर्णायक फैक्टर देखता हूं। एक, हिंदुस्तान का पूर्वी हिस्सा यानी उड़ीसा, हमारा झारखंड, हमारा बिहार, हमारा बंगाल, ये हिंदुस्तान का पूर्वी इलाका है, या पूर्वी उत्तर प्रदेश। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा जो ग्रोथ इंजन बनेगा। दूसरा, मेरे देश की नारी शक्ति, 50% नारी शक्ति, उनका जिस प्रकार से सामर्थ्य निकल करके आ रहा है। जब मैं कहता हूं मैं 3 करोड़ लखपति दीदी बनाऊंगा, तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ अवसर देने हैं, और मेरे गांव की बहनें लखपति दीदी बन के रहेगी, ये मेरा विश्वास है। जिस देश में इतनी सामर्थ्यवान मातृशक्ति हो, मैं गुजरात से आया हूं, हमारा पूरा जो डेयरी उद्योग है, आज अमूल जो दुनिया में इतना मशहूर है, उसकी पूरी ताकत महिलाएं हैं, पूरा उद्योग महिलाएं चलाती है। आप लिज्जत पापड़ देख लीजिए, दुनिया में ब्रांड है लिज्जत पापड़, पूरी तरह महिलाओं के द्वारा ड्रिवन है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश की महिलाओं में एक अभूतपूर्व सामर्थ्य है, और अगर हम हमारी मातृशक्ति को, हमारी बहनों को अवसर दें, तो देश की इकोनॉमी को एक नई ऊर्जा मिलेगी, नया नेतृत्व मिलेगा। और इसलिए मैंने G20 में आग्रह रखा है विमेन लेड डेवलपमेंट। मोदी जी, 2.5 दशक के अपने करियर में मैंने कभी नहीं देखा कि किसी प्रधानमंत्री के चुनाव से पहले ही 3.0 की बात होने लगे, तीसरे टर्म की बात होने लगे। अब सस्पेंस है कि जब आप वापस आएंगे तो क्या आप एक रिवोल्यूशनरी क्रांति लेकर आने वाले हैं? ज्यादातर राजनेता सत्ता, पद, प्रतिष्ठा, उसी के इर्द गिर्द खोए रहते हैं। मैं उससे कोसों दूर हूं। मैं मानता हूं कि पद एक कार्यभार है, पद ये प्रतिष्ठा के लिए नहीं होता है, जीवन खपाना होता है, और ये चीजें लास्ट मोमेंट नहीं करनी होती है, बहुत पहले से तैयारी करनी चाहिए। इतना बड़ा देश है, उसकी आवश्यकताओं को समझना चाहिए, उसके आधार पर नीतियां बनानी चाहिए, रणनीति बनानी चाहिए, निर्णय करने चाहिए, और तब जाकर के फैसले होते हैं, परिणाम मिलते हैं। और जब नीयत साफ होती है ना, तो नतीजे भी शानदार मिलते हैं। अंतिम सवाल है मेरा प्रधानमंत्री जी आपसे, जब हमने देखा 14 में भी 19 में भी आपके खिलाफ जब भी कोई ऐसी भाषा का इस्तेमाल हुआ निचले स्तर पर जाकर, जनता ने और ज्यादा भरपूर प्यार और आशीर्वाद दिया। इस बार भी कोई आपको तानाशाह कह रहा है, कोई कह रहा है कि संविधान खत्म कर देंगे, कोई कह रहा है लोकतंत्र, और यहाँ तक कि कांग्रेस कह रही है एक चाय वाला प्रधानमंत्री इसीलिए बना क्योंकि हमने देश में ऐसा लोकतंत्र बनाया। मैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का, मैं संविधान सभा का, उस समय सभी महापुरुषों का सर झुका करके प्रणाम करता हूं कि उन्होंने देश को ऐसा संविधान दिया कि एक चाय वाले का बेटा, एक गरीब मां का बेटा, और मेरे देश के लोकतंत्र की ताकत देखिए कि उसने उसे प्रधानमंत्री बना दिया। मेरे लिए तो संविधान शासन चलाने का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है। मेरे लिए एक राजनेता के रूप में
एक पॉलिटिकल लीडर के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में संविधान मेरा मार्गदर्शक है और मैं उसका पुजारी हूं। और ये पूजा मैं आज से नहीं कर रहा हूं। जब संविधान के 60 साल हुए थे तो मैं पहला व्यक्ति था देश में जिसने हाथी पर संविधान रखा और संविधान की यात्रा निकाली, और मोदी सीएम था, पैदल चल रहा था। संविधान को अगर किसी ने बर्बाद किया है, इस परिवार ने किया है, खुद के उपयोग के लिए किया है। सबसे पहले जब पंडित नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, कुछ ही वर्षों में उन्होंने संविधान में परिवर्तन करके फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिस्ट्रिक्ट करने का काम किया। उसके बाद उनकी बेटी ने उनको जब न्यायालय ने एमपी के रूप में घोषित कर दिया कि आप योग्यता नहीं रखती हो, तो उन्होंने संविधान बदल दिया। देश की जनता ने मांग की कि आपको छोड़ देना चाहिए, तो उन्होंने इमरजेंसी लगा करके संविधान के लीरे उड़ा दिए और वो बैठी रही। उसके बाद उनके बेटे आए, उन्होंने शाहबानू का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उसको संविधान में इधर उधर कर करके उलट दिया, लाखों माताओं बहनों के अधिकार को छीन लिया। उसके बाद उन्होंने मीडिया को कंट्रोल करने के लिए एक बिल ले आए। उसके बाद उनके साहबजादे, जिनके पास कोई सत्ता नहीं, एक एमपी के सिवाय कुछ है नहीं, उन्होंने संविधान के द्वारा बनी हुई कैबिनेट, उस कैबिनेट के निर्णय को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके लीरे उड़ा दिए और कैबिनेट को अपना निर्णय रिवर्स करना पड़ा। संविधान का इससे बड़ा अपमान शायद हिंदुस्तान में किसी ने नहीं किया होगा, जिसमें इन परिवार के चारों पीढ़ी ने किया है। और इसलिए दूसरा, ये कांग्रेस पार्टी के संविधान को भी नहीं मानते। सीताराम केसरी को बाथरूम में बंद कर दिया था कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, उठा करके फुटपाथ पर रात को फेंक दिया था और पूरी पार्टी को कब्जा कर लिया था। और इसलिए मैं समझता हूं कि कांग्रेस के मुंह में संविधान शब्द शोभा नहीं देता है। अंत में प्रधानमंत्री जी, आप अभी भगवान महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन करके आए, आशीर्वाद आपने उनका लिया है। आप जिन शहजादे की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि धर्म पर अगर आप उनसे बहस करेंगे तो आप जीत नहीं पाएंगे, वो चुनौती दे रहे हैं। मैं उनके धर्म के ज्ञान के विषय में जानता नहीं हूँ कुछ, और मैं अपने आप को कभी ज्ञानी कहता नहीं हूँ। मुझे तो धर्म से बहुत कुछ सीखना है। एक अगाध समुंदर है, शायद मैं 7 जन्म उसमें डुबकी लगाता रहूं तो भी मैं पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं करूंगा। ये उसका सामर्थ्य, उसका विस्तार, उसकी विरासत इतनी बड़ी है कि मैं नहीं कह सकता हूं कि वे इतना जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे। मुझे उनका, मेरा व्यक्तिगत कभी चर्चा हुई नहीं है और मीडिया में भी कभी धर्म पर उनका शास्त्रार्थ मैंने सुना नहीं है, तो मैं ये तो नहीं कह सकता हूं। मैं मानता हूं मैं एक विद्यार्थी हूं, मुझे बहुत कुछ सीखना है। तो अब 400 पार देश की जनता का संकल्प है, अबाल वृद्ध का संकल्प है, देश के गांव का संकल्प है, देश के गरीब का, देश के युवा का, देश के किसान का, देश की नारी का, इन सब का संकल्प है कि इस बार देश 400 पार के साथ नई सरकार के नेतृत्व में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। दूरदर्शन के दर्शकों को मेरा जय जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ की धरती से जय जगन्नाथ, और सबको मेरी बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम और इतनी गर्मी से समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पूरी तरह आश्वस्त है अपने तीसरे टर्म को लेकर, और विपक्ष जो हमले कर रहा है उसके लिए भी उन्होंने एक एक कर जवाब दिया। कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ रीमा पराशर, पूरी से डीडी न्यूज के लिए। तो डीडी न्यूज पर ये एक्सक्लूसिव बातचीत प्रधानमंत्री की, खुलकर बहुत बेबाकी से उन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी और भावुक भी नजर आए बीच में बात करते हुए। तो यहाँ पर 5वां चरण खत्म होने को है और कुछ समय बचा है, मतदान पूरे जोर शोर से जारी है और ऐसे में प्रधानमंत्री यहाँ पर 3.0 की बातचीत भी इस वक्त शुरू हो चुकी है। तो बता दें आपको कि इस चुनाव में संविधान की चर्चा सबसे अधिक है। राहुल गांधी और उनकी पार्टी के तमाम नेता अपनी हर रैली में संविधान की किताब लेकर प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश में लगी है कि संविधान खतरे में है। आज भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज 5वें चरण के मतदान के बीच लोगों से अपील की है कि लोकतंत्र और संविधान को सुरक्षित रखना है तो मतदान जरूर करना। खड़गे ने सोशल मीडिया के जरिए यह भी कहा कि ईवीएम पर बटन दबाने से पहले याद करें कि प्रेम और भाईचारे के लिए वोट डालना है, नफरत के लिए नहीं।
उन्होंने बेरोजगारी और महंगाई को भी इस चुनाव का मुद्दा बताया। कहा कि लोग युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय के एजेंडे पर वोट करें। लेकिन इससे उलट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में ये खुलकर कह दिया कि कांग्रेस के परिवार ने ही सबसे ज्यादा संविधान का अपमान किया है। तो वोट सिर्फ आपकी अधिकार नहीं, आपकी जिम्मेदारी भी है। तो इस वक्त 5वें चरण का मतदान जारी है। जरूर अपने घर से निकलें और वोट डालें अगर आपकी सीट इस चरण में आती है। मिड डे प्राइम में यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा के पुरी में रोड शो किया। इस मौके पर पुरी लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार संबित पात्रा उनके साथ रहे। पीएम का काफिला जब पुरी की सड़क से गुजरा तो उन्हें देखने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने उन पर फूलों की बारिश की और इस दौरान राज्य की सांस्कृतिक विरासत की झलक भी देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा के कटक में सत्तारूढ़ बीजेडी पर माफियाओं को बढ़ाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उड़ीसा के लोग बीजेडी के भ्रष्टाचारी रैकेट से तंग आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि बीजेडी चिट फंड जैसे फर्जीवाड़े से गरीब लोगों को धोखा देती है। उड़ीसा बीजेडी के भ्रष्टाचारी रैकेट से यहां के लोग तंग आ गया है। जो बीजेडी चिट फंड जैसे फर्जीवाड़े से गरीब लोगों को धोखा देती है, वो बीजेडी ने उड़ीसा को क्या दिया? अगर बीजेडी ने उड़ीसा को दिया है तो लैंड माफिया दिया है, सैंड माफिया दिया है, कोल माफिया दिया है, माइनिंग माफिया दिया है और बीजेडी के विधायक और मंत्री 24/7 इसी में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा के ढेंकनाल में राज्य की सत्तारूढ़ बीजेडी सरकार पर संपदा और सांस्कृतिक धरोहर को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि बीजेडी की सरकार में श्री जगन्नाथ जी का मंदिर भी सुरक्षित नहीं है। पीएम ने कहा कि पिछले 6 साल से श्री रत्न भंडार की चाबी का भी अता पता नहीं है। इसके पीछे का बहुत बड़ा राज बीजेडी सरकार और मुख्यमंत्री के करीबी लोग छिपा रहे हैं। बीजेडी के राज में न तो उड़ीसा की संपदा सुरक्षित है और न ही उड़ीसा की सांस्कृतिक धरोहर सुरक्षित है। ये तो पद्म सम्मान से पुरस्कृत अंतर्यामी मिश्रा जी की धरती है, जिन्होंने जगन्नाथ संस्कृति को लेकर इतना काम किया है। लेकिन बीजेडी सरकार में जगन्नाथ जी का मंदिर भी सुरक्षित नहीं बचा है। पिछले 6 साल से श्री रत्न भंडार की चाबी का अता पता नहीं है।
मैं जरा आप सबसे पूछना चाहता हूं, पूरे देश की श्रद्धा, सदियों से जो पूजा होती है, जिसका मालिक स्वयं भगवान जगन्नाथ है, अरे हमारे घर की चाबी खो जाए तो भी हम मन्नत करते हैं, महाप्रभु जगन्नाथ जी मेरे घर की चाबी जरा खो गई है, कुछ मदद करो। और महाप्रभु जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से घर की चाबी भी घंटे 2 घंटे में मिल जाती है। 6 साल हो गए, रत्न भंडार की चाबी खो गई है। इसके पीछे का बहुत बड़ा राज बीजेडी सरकार और मुख्यमंत्री को घेरा डाल करके जो लोगों ने कब्जा किया हुआ है ना, वो सीधे सीधे जिम्मेवार है। तीखा प्रहार यहां पर प्रधानमंत्री का विपक्ष पर। और अब बात लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की। लोकतंत्र के महापर्व के 5वें दौर में मतदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। भीषण गर्मी के बावजूद मतदान केंद्रों पर लोग भारी संख्या में वोट करने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अयोध्या और झांसी की, तो वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर और उड़ीसा के राउरकेला की तस्वीरें भी यहां पर देख सकते हैं, जहां लोग मतदान केंद्र के बाहर कतार में नजर आ रहे हैं। जम्मू में भी बड़ी संख्या में लोग मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। तो पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की कतारें और चुनावी उत्सव के ये रंग हैं जो देश के कोने कोने से इस वक्त नजर आ रहे हैं। हर आमो खास इस वक्त निकल रहे हैं अपना वोट डालने के लिए। तो 5वें चरण में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बसपा प्रमुख मायावती ने लखनऊ में मतदान किया, तो वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुंबई में मतदान किया। इस दौरान सभी नेताओं ने देश हित में जनता से अधिक मतदान करने की अपील की। तो 5वां चरण जिसमें कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद हो रहा है। और हमारे अभिनेता भी पीछे नहीं रहे और आज अपनी भूमिका अच्छे से निभाते नजर आए। सुबह से ही कई सितारों ने अपना वोट का इस्तेमाल किया और आगे भी कलाकार अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। अक्षय कुमार, राजकुमार राव, सोनाक्षी सिन्हा, आलिया भट्ट, जानवी कपूर निकले अपने घरों से बाहर लोगों को जागरूक करने के लिए, साथ ही साथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। सानिया मल्होत्रा, दंगल फेम, तो इस वक्त देश के कोने कोने में हमारे संवाददाता मौजूद हैं जो ग्राउंड जीरो से किस तरह से इस वक्त मतदान का जो जोश साफ तौर पर नजर आ रहा है उसको बताने के लिए हमारे साथ लद्दाख से गौतम रॉय हैं, अमेठी से अश्विनी और रमा त्यागी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बारामूला से और मुजफ्फरपुर से धीरज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं अश्विनी मिश्र का जो मौजूद हैं अमेठी से। अश्विनी, यहाँ पर अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं जिस पर आज मतदान हो रहा है, काफी हद तक कह सकते हैं कि कांग्रेस का इस वक्त भारत में जो भविष्य है वो तय करती नजर आएंगी। इस बढ़ते पारे में किस तरह से वोटर्स अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, क्या कुछ चुनावी उत्साह आप देख रहे हैं अमेठी में? जी जय, अगर अमेठी की बात करें तो सबसे चर्चित सीट है इस 5वें चरण की और सुबह से लोगों का जबरदस्त उत्साह रहा। लोगों की कतारें 7 बजे मतदान शुरू होने के पहले ही लग गई थी और वो लगातार चलती रही। अब काफी ज्यादा गर्मी है, दिन के लगभग मध्याह्न की स्थिति है, 1 बज चुके हैं, तो लोगों का आना जाना इक्का दुक्का स्थितियों में हो गया है। हम यही के एक कंपोजिट विद्यालय है, GGIC है गौरीगंज का, हम वहां पर मौजूद हैं जहां पर सखी मतदान केंद्र बनाया गया है। आप देख सकते हैं अभी भी बड़ी संख्या में महिलाएं, क्योंकि महिलाएं घर का कामकाज समेट कर उसके बाद जब वो माताएं बहनें फ्री होती हैं तो आती है, तो इस पूरे मतदान केंद्र का संचालन भी कहीं न कहीं पूरी तरीके से महिलाओं द्वारा किया गया है। बड़ी संख्या में युवा, वृद्ध और महिलाएं सब मतदान करने के लिए निकले हैं। 11 बजे तक के जो आधिकारिक आंकड़े हैं वो 27.26% अमेठी खास करके बात करते हैं, 28% के आसपास उत्तर प्रदेश के मतदान की इन सभी 14 सीटों की बात करते हैं।
ये काफी अच्छा मत प्रतिशत इस लिहाज से है कि अब जब धीरे धीरे जब गर्मी का पारा थोड़ा कम होगा तो उसके बाद शाम 6 बजे तक मतदान प्रतिशत और ज्यादा बढ़ेगा। जिस तरीके से आप कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का ये गढ़ अमेठी माना जाता था, जिसको ध्वस्त कर दिया था 2019 में स्मृति ईरानी ने, और राहुल गांधी को यहाँ से मुलतवी कर दिया था। वो यहाँ से साउथ के प्रतिनिधि बनने के लिए मजबूर हुए थे। अब यही बगल की सीट रायबरेली में भी मतदान हो रहा है। रायबरेली से राहुल गांधी यहाँ पर प्रत्याशी हैं। अमेठी से सटे हुए रायबरेली में राहुल गांधी अलग अलग बूथों पर जाकर मतदान की स्थिति का निरीक्षण भी कर रहे हैं। छुटपुट खबरें ऐसी भी आई है कि कुछ बूथों पर उन्हें विरोध का भी, जनसामान्य के विरोध का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि अमेठी और रायबरेली इस तरीके से सीटों का जो बदलाव है, या जिस तरीके से अमेठी लड़ के उन्होंने रायबरेली अपना चुना है, उतना बड़ा जनाधार या फिर उतना ज्यादा राहुल गांधी का वहां पर क्रेज इस तरीके से क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो पहली बार वहां पर लड़े। माँ की वो परंपरागत सीट थी जहां से वो राज्यसभा गई और उसके बाद उन्होंने खाली किया है। अमेठी की अगर बात करें तो लड़ाई बेहद दिलचस्प है। अब क्या कुछ होगा जनता जनार्दन तय करेगी, लेकिन सियासी पारा यहाँ बहुत ज्यादा चढ़ा हुआ है। अच्छी बात एक और मैं ये बताऊंगा कि स्मृति ईरानी ने अमेठी के निवासी के रूप में, एक यहाँ पे मवई गांव है, मेदनी मवई गांव में उन्होंने आज मतदान किया। मतदान करने के बाद उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की। तो अब स्मृति ईरानी का जो लोखंडवाला का जो नेपच्यून अपार्टमेंट लोखंडवाला या फिर लुटियन में जो तुगलक क्रिसेंट पे उनका आवास है, उसकी जगह वो स्थायी निवासी के तौर पर यहाँ पर ग्राम पंचायत मेदनी मवई की वो नागरिक हो चुकी है, और उन्होंने आज यहाँ पर मतदान केंद्र पर अपना वोट भी डाला है। तो ये एक अच्छा बदलाव है। अमेठी की जनता इससे बिल्कुल, तो यहाँ पर अमेठी निवासी के रूप में बहुत लंबे समय तक अमेठी का प्रतिनिधित्व करने के बाद भी स्मृति ईरानी ने वहां से वोट डाला है। बड़े लंबे समय तक गांधी परिवार के लोग यहाँ पर बारामूला का रुख कर लेते हैं। रमा त्यागी हमारी संवाददाता वहां मौजूद हैं। रमा त्यागी, अब तक जितने चरण हुए हैं उसमें जो भी श्रीनगर, जम्मू कश्मीर से जो भी लोकतंत्र के पर्व की तस्वीरें सामने आई हैं, बेहद सकारात्मक रही हैं, पूरे देश को प्रेरित कर रही हैं। ये तस्वीरें जो आती हैं, लंबी लंबी कतारों की वोट लगी हुई। बारामूला की बात करें, क्या कुछ उत्साह इस वक्त आप देख रहे हैं बारामूला में वोटिंग को लेकर? साथ ही साथ ये भी हॉट सीट है, उमर अब्दुल्ला है बारामूला से चुनावी मैदान में। जी रमा। बिल्कुल, तो यहाँ पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि 5वें चरण का इस वक्त मतदान देश भर में जारी है। हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, और जिस तरह से हम अश्वनी को इस वक्त सुन रहे थे, रायबरेली, अमेठी हॉट सीटें, ये वो सीटें हैं उत्तर प्रदेश की जो इस वक्त देश में कांग्रेस का भविष्य तय करती नजर आएंगी। गौतम का रुख कर लेते हैं, लद्दाख में मौजूद हैं गौतम, आपसे जानना चाहेंगे 5वें चरण का मतदान, क्या कुछ तस्वीरें आप दिखाना पसंद करेंगे? किस तरह से लद्दाख में वोटर्स अपने घर से निकल रहे हैं और वोट कर रहे हैं? जी जय, लद्दाख में वोटिंग का पैटर्न थोड़ा अलग होता है, क्योंकि ये ठंडी जगह है। एक तरफ ग्रेटर हिमालयन रेंज है और दूसरी तरफ काराकोरम रेंज है। तो सुबह 7 बजे जब मतदान की शुरुआत हुई तो कोई भी वोटर नहीं दिख रहे थे मतदान केंद्रों में, क्योंकि उस वक्त तापमान तकरीबन 3 डिग्री सेल्सियस था। उसके बाद जैसे जैसे दिन चढ़ा, सूरज की किरणों ने कुछ गर्मी पैदा की, तो फिर लोग 9 बजे के बाद लंबी लंबी कतारों में लगे थे। लेकिन इस वक्त फिर से, क्योंकि सूरज की तपिश बहुत तेज़ हो गई है, पहाड़ी इलाका है, जैसे मैंने कहा, हवा भी बहुत साफ़ रहती है, तो जब आपके ऊपर सूरज की किरणें पड़ती हैं तो बहुत तेज़ होती है उनकी, काफ़ी उससे आपको गर्मी लगती है। तो इस वक्त तो कोई भी भीड़ नहीं है अधिकतर मतदान केंद्रों में, लेकिन आंकड़ों की बात करें तो तकरीबन 28% मतदान 11 बजे तक ही हो चुका था। 1 बजे का आंकड़ा अभी आया नहीं है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी आएगा। चुनावी अधिकारियों से हम संपर्क में हैं, तो लगता है, और उसमें भी जो आंकड़ा 28% के आसपास का आया था, उसमें करगिल में जो अलग ज़िला है वहाँ तकरीबन 4% मतदान प्रतिशत ज़्यादा था लेह के मुकाबले। लेकिन आगे का आंकड़ा आएगा तो उम्मीद करते हैं कुछ आगे बढ़ेगा। और वही जिस तरह से अश्विनी बताया कि शाम का जब वक्त होगा तो कुछ लोग जो सुबह नहीं निकल पाए किसी कारण से, वो शायद आएंगे, और 6 बजे तक मतदान तो खुला ही रहेगा, और कोई कतार में रहेगा तो उसका भी मत देने का पूरा अधिकार रहेगा। तो उम्मीद की जा सकती है, पिछली बार 70% के आसपास मतदान हुआ था 2019 में, वो आंकड़ा शायद पार हो जाए। बिल्कुल, तो यहाँ पर सुदूरवर्ती इलाकों में भी हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर चुनाव आयोग की ओर से की गई है। उस बारे में भी आपसे जानकारी लेंगे। शिशिर का रुख कर लेते हैं। शिशिर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मुंबई से जुड़ गए हैं, दक्षिण मुंबई से। शिशिर, अगर हम बात करें मुंबई की तो सेना बनाम सेना एक बड़ा सवाल यहाँ पर, लेकिन हम सुबह से देख रहे हैं काफ़ी अच्छी वोटिंग की तस्वीरें सामने आ रही हैं। नेता, अभिनेता सभी निकल रहे हैं अपने घरों से। इस वक्त का क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ आंकड़े कहते हैं, किस तरह से, किस रफ्तार के साथ मतदान आगे बढ़ रहा है?
बिल्कुल जय, सबसे पहले बात करें अगर प्रतिशत की तो अब तक मुंबई का प्रतिशत, महाराष्ट्र के प्रतिशत की बात करें तो महाराष्ट्र का औसतन प्रतिशत रहा है 15% से भी ज़्यादा, मतलब 15.93% जो है 11 बजे तक जो है वोट डाले गए हैं। अब 1 बजे तक का जो आंकड़ा है वो हमारे सामने आएगा, लेकिन जिस प्रकार से हम दिखा रहे थे कि सुबह के वक्त खासतौर पर मुंबई में अगर देखा जाए तो जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर काफ़ी भीड़ दिखाई दी थी। दोपहर का वक्त है, ऐसे में धूप ज़्यादा है और उसमें सबसे ज़्यादा उमस है। यही कारण था कि लोग जो है सुबह के वक्त लोगों ने मतदान करना जो है ठीक समझा, और इसलिए हमने सुबह में देखा कि लंबी कतारें पोलिंग स्टेशन पर दिखाई दे रही थी। इस वक्त हमारे पीछे एक पोलिंग स्टेशन, अभी भी यहाँ पर जो है लोग दोपहर के वक्त भी हम देख पा रहे हैं कि वोट डालने के लिए लोग यहाँ पर आए हैं, चाहे वो बुजुर्ग इंसान हो या फिर युवा हो, सब जो है इस वक्त मुंबई के अलग अलग पोलिंग स्टेशन पे यही नज़ारा दिखाई देगा आपको। हालांकि इसके लिए खासा इंतज़ाम भी किया गया है, खासतौर पर जो सीनियर सिटीजन उनके लिए यहाँ पे व्हील चेयर्स की व्यवस्था की गई, पीने की पानी की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, शेड्स बनाए गए, चूँकि धूप का समय है तो ऐसे में गर्मी से बचाव के लिए यहाँ पे जो है शेड्स बनाए गए हैं। जो लोग यहाँ पर इस वक्त आ रहे हैं वो जो है उनके लिए भी खास व्यवस्था की गई है। यहाँ पे अपना नाम यहाँ पर जो है चेक करा के फिर अंदर वो जा सकते हैं और वोटिंग कर सकते हैं। खासतौर मुंबई की अगर बात करें जाए तो आपने एक बात सही कही यहाँ पर कि इस वक्त अगर मुंबई की लाइव देखी जाए तो सेना बनाम सेना है, तकरीबन 6 सीट है मुंबई के लिए, लेकिन इन 6 सीटों पर अगर देखा जाए तो सभी पार्टियों की नज़र है। लेकिन सबसे ज़्यादा सीट अगर देखा जाए, अगर हम बात करें खासतौर पर इंडिया अलायंस की, तो शिवसेना मतलब उद्धव बाला साहब ठाकरे की सेना जो है सबसे ज़्यादा उम्मीदवार उनके मुंबई में है। वही अगर बात करें हम एनडीए की तो ऐसे में एकनाथ शिंदे और साथ ही साथ बीजेपी के उम्मीदवार यहाँ पर जो है प्रत्याशी खड़े हैं। तो ऐसे में ये लड़ाई खास तौर पर उद्धव बाला साहब ठाकरे सेना के बीच विरुद्ध जो है बनाम शिंदे सेना और साथ ही साथ बीजेपी के खिलाफ यहाँ पे दिखाई दे रही है। खासतौर पर बड़े बड़े जो नाम उनके कहूँगे तो इसमें अगर बात करें तो उत्तर मुंबई से जो है पीयूष गोयल इस वक्त चुनावी रण में है। वहीं अगर बात करें तो थाने की, जो कि मुंबई सटा हुआ इलाका, यहाँ पे थाने में मुख्यमंत्री के जो पुत्र है डॉक्टर श्रीकांत शिंदे वो भी चुनावी रण में है, कल्याण लोकसभा से वो प्रत्याशी है। दूसरे अगर भिवंडी की बात करें तो भिवंडी में और एक जो है केंद्रीय राज्य मंत्री कपिल पाटिल जो है वो चुनावी रण में है। वही हम बात करें उत्तर महाराष्ट्र की, उत्तर महाराष्ट्र में दिंडोरी इलाके से भारती पवार भी चुनावी रण में है। तो ऐसे में काफ़ी बड़े दिग्गज नाम इस वक्त चुनाव में, हालांकि ये चुनाव का, महाराष्ट्र के चुनाव का ये आखिरी चरण है और ऐसे में उम्मीद कही जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर टर्नआउट है। लेकिन इसमें एक चुनौती है जया, क्योंकि अब तक के आंकड़े अगर हम उठा के देखें तो मुंबई में खासतौर पर जो चुनाव का मत प्रतिशत होता है वो अमूमन कम होता है। मतलब महाराष्ट्र की हम बात करें तो महाराष्ट्र के मत प्रतिशत से भी कम जो है मुंबई का मत प्रतिशत होता है। तो ऐसे में इस बार देखना होगा कि क्या मुंबई में ज़्यादा वोटर टर्नआउट होता है या नहीं। बिल्कुल, तो ये जो अर्बन वोटर्स हैं, जो शहरी वोटर्स हैं, वो अपने घरों से निकलते हैं कि नहीं निकलते, तो यहाँ पर एक बार फिर अपील कर दें कि ये आप जो आखिरी चरण है और आपको निकलना है और वोट करना है। मुजफ्फरपुर का रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता धीरज वहां मौजूद है। बिहार की 5 सीटों पर आज मतदान किया जा रहा है, यहाँ भी कई बड़े नाम हैं जिनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में आज कैद हो जाएगा। धीरज, सबसे पहले इस वक्त का अपडेट डालना चाहेंगे, क्या कुछ है अपडेट, क्या कुछ आंकड़े कहते हैं? इस भीषण गर्मी में लोकसभा चुनावों की जो चुनौती है वो और भी ज़्यादा कड़ी होती नजर आ रही है, लेकिन वोटर्स क्या अपने घर से बाहर निकल रहे हैं? वो उत्साह नजर आ रहा है? देखिए, जो बाकी जगह की जो बात हो रही है उससे बिहार का जो चुनाव है वो बिल्कुल अलग है। यहाँ पे 5 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है और अभी हम मुजफ्फरपुर के एक जो स्कूल है वहाँ पर पहुँचे हैं। और जहाँ तक गर्मी और तपिश की बात करें तो बिहार में 9 बजे के 10 बजे के करीब हल्की बारिश हुई है, फुहार के साथ बारिश हुई है और मौसम बिल्कुल बदल गया है। हमने सुबह से ही जो मतदान केंद्रों पर महिलाओं की लंबी लंबी कतारें देखी है, काफ़ी संख्या में महिलाएं मतदान के लिए पहुंची। हालांकि अभी ये दोपहर का समय है, अभी थोड़ा सा मतदान केंद्रों पर लोगों का आना कम हुआ है क्योंकि ये खाने का वक्त है। और ये उम्मीद है कि जबकि 2-2:30 बजे के बाद फिर से जो लंबी लंबी कतारें वो देखने को मिलेगी। अगर हम मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट की हम बात कर लेते तो यहाँ इस बार जो दोनों दल के जो प्रत्याशी हैं वो दोनों दल के प्रत्याशियों ने अपना अपना सीट बदला है। पिछली बार की अगर हम बात कर लें साल 2019 की लोकसभा चुनाव की तो यहाँ से बीजेपी से अजय निषाद ने चुनाव लड़ा था और अभी अजय निषाद महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, मतलब कांग्रेस से वो चुनाव लड़ रहे हैं। और 2019 में राजभूषण निषाद जो कि वीआईपी कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ा था वो इस बार बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो दोनों प्रत्याशियों ने यहाँ अपने सीटों की अदला बदली की है।
अब ये देखना होगा कि इस बार का यहाँ मुकाबला कैसे होता है और किस तरीके का होता है। सुबह डॉक्टर राजभूषण चौधरी जहाँ मतदान करने के लिए आए, उस मतदान केंद्र पर मैं धर्मागतपुर मुजफ्फरपुर का एक जगह है, वहाँ पे वो पहुंचे थे अपने बूथ पे। तो मैंने उनसे ये सवाल भी पूछा था और वहाँ हमने पोलिंग की जो स्थिति देखी थी उस मतदान केंद्र पे, तो लगभग 36% पोलिंग उस समय वहाँ पे पहुंचा था। हालांकि अभी 1 बजे का जो आंकड़ा है हमारे पास नहीं पहुंचा है कि 1 बजे अभी तक कितना पोलिंग परसेंटेज पहुंचा है, लेकिन उस समय जो 36% का आंकड़ा है वो जरूर वो आंकड़ा भी पहुंचकर लगभग 50% के पार हुआ होगा। बिहार में जो स्थिति है उस स्थिति में बाकी सीटों की बात अलग है, लेकिन मुजफ्फरपुर में मौसम सुहाना है, लोग मतदान के लिए निकल रहे हैं। अब शाम तक ये देखने की वाली बात होगी कि 6 बजे शाम तक ये आंकड़ा कहां तक पहुंचता है। साल 2019 की बात करें तो साल 2019 में मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट पर मतदान 63% हुआ था, लेकिन अब हमें 6 बजे शाम तक इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि इन सभी मतदान केंद्रों पर एक चीज जो देखने में अलग मिल रही है वो अलग है, वो महिलाओं की लंबी लंबी कतारें। हमने कई मतदान केंद्रों का दौरा किया, उन मतदान केंद्रों पर मैंने जाकर देखा और ये समझने की कोशिश की है कि आखिर क्या है जिसके आधार पर इतनी लंबी लंबी कतारें हैं। हमने कई लोगों से बात भी की है, तो उन लोगों ने साफ तौर पे बताया है कि जो कुछ योजनाएं जो केंद्र सरकार की है उस योजनाओं का लाभ सीधे तौर पर महिलाओं तक पहुंचा है। चाहे बिहार सरकार की भी जो कुछ योजनाएं हैं उसका लाभ महिलाओं तक पहुंचा है, चाहे वो जो ग्रेजुएशन जो लड़की कर रही है उसके लिए या ग्रेजुएशन जो युवा कर रहे हैं उनके लिए जो योजनाएं स्कीम है, तो इसका लाभ साफ तौर पे दिख रहा है। और यही वजह है कि पुरुषों के मुकाबले जो महिला वोटर्स हैं, क्योंकि जो बिहार में की जो स्थिति है उस स्थिति में माइग्रेशन यहाँ ज्यादा होता है, महिलाओं के ऊपर परिवार चलाने की जिम्मेवारी होती है, महिलाओं के कंधे पे इस परिवार की सारी जिम्मेवारी होती है। तो बिल्कुल बिहार की बात करें तो यहाँ पर जो महिलाएं हैं, जो आधी आबादी है, वो ज्यादा यहाँ पर जागरूक नजर आ रही है। तो 5वें चरण में 49 संसदीय सीटों पर यहाँ पर वोटिंग जारी है और इस वक्त जो आंकड़े हैं वो भी यहाँ पर सामने आ रहे हैं। आपको बता दें इलेक्शन ब्रेकिंग इस वक्त तो बिहार में अगर हम बात करें इस वक्त 5वें चरण का मतदान जारी है देश भर में 49 सीटों पर और दोपहर 1 बजे तक 36.73% वोटिंग यहाँ पर दर्ज की गई है। ये आंकड़े आए हैं इस वक्त के 1 बजे के ताज़ा आंकड़े हैं। 34.62% मतदान यहाँ पर हुआ है बिहार में अब तक। तो तमाम जो शहरों में बिहार में बताया जा रहा है, जम्मू कश्मीर में 1 बजे तक 34.79% मतदान हुआ है। बेहद शानदार आंकड़े यहाँ पर जम्मू कश्मीर से आ रहे हैं। झारखंड में दोपहर 1 बजे तक 41.89% मतदान हुआ है। तो यहाँ पर भी उम्मीद की जा रही है कि समय के साथ जैसे दिन ढल रहा है तो वोटिंग बढ़ेगी। 1 बजे तक 52.02% वोटिंग लद्दाख में, वाकई बेहद शानदार यहाँ पर जो आंकड़ा आया है लद्दाख का। महाराष्ट्र में 1 बजे तक 27.78% मतदान। थोड़ा निकलना होगा महाराष्ट्र के लोगों को, जिस तरह से अभी हम चर्चा कर रहे थे कि जो अर्बन वोटर्स हैं निकलते नहीं हैं। उड़ीसा में दोपहर 1 बजे तक 35.31% वोटिंग दर्ज की गई है और उत्तर प्रदेश में 1 बजे तक 39.55% मतदान हुआ है। उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण सीटों के साथ यहाँ के जो वोटर्स हैं वो देश की किस्मत लिख रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 1 बजे तक 48.41% मतदान हुआ है। ये भी अच्छा प्रतिशत सामने आ रहा है। तो 5वें चरण का मतदान जारी है। 1 बजे की ताज़ा अपडेट जो आंकड़े सामने आए हैं यहाँ पर वोटिंग के, तो 5वें चरण में दोपहर 1 बजे तक 36.73% वोटिंग। थोड़ा सा यहाँ पर रफ्तार बढ़ानी होगी हमारे वोटर्स को और घर से बाहर निकल के अपना वोट देना होगा। बिहार में 34.62% मतदान हुआ है। मौसम में थोड़ा बदलाव हुआ है। मुजफ्फरपुर में जिस तरह से हमारे संवाददाता बता रहे थे गर्मी थोड़ी कम हुई है, तो ऐसे में वोटर्स को अपने घरों से निकलना चाहिए। झारखंड में दोपहर 1 बजे तक 41.89% मतदान दर्ज किया गया है। तो ये अब तक के आंकड़े इस वक्त यहाँ पर सामने आए हैं 1 बजे तक। कहीं थोड़ा ज़्यादा हुआ है, कहीं थोड़ा कम हुआ है, लेकिन लद्दाख में जैसे कि बात करें तो 50% का आंकड़ा को पार कर लिया है। बेहद दुर्गम इलाके हैं, लेकिन उसके बावजूद वहाँ के वोटर्स निकल कर आ रहे हैं। ऐसे में मुंबई वालों को भी निकलना होगा अपने घरों से बाहर, क्योंकि ये वोटिंग सिर्फ आपका अधिकार नहीं, आपकी जिम्मेदारी भी है। तो ऐसे में आपको अपने घरों से निकलना है और वोट करना है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तो 18वीं लोकसभा के लिए देश में चल रहा आम चुनाव अब अपने आखिरी पड़ाव तक पहुंच रहा है। 4 जून को परिणामों की घोषणा के साथ ही मतदान प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दावा किया कि 4 जून को परिणामों की घोषणा के साथ ही एक हफ्ते के अंदर भारतीय शेयर बाजार पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ देगा। एक हिंदी न्यूज चैनल के साथ विशेष साक्षात्कार में प्रधानमंत्री मोदी ने यह दावा किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि नए निवेशक अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। ऐसे में लोगों को समय के साथ जोखिम क्षमता बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्षों में भारतीय शेयर बाजार 25,000 के स्तर से बढ़कर 75,000 के स्तर तक पहुंच गया है। पीएम ने कहा कि जितने अधिक आम लोग शेयर बाजार के क्षेत्र में आएंगे, उतना ही यह हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। ऐसा है कि हमारी सरकार ने मैक्सिमम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए हैं और प्रो एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसीज हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ा बल देती है और स्वाभाविक है, हर कोई आएगा। हम 25,000 से यात्रा शुरू की थी, 75,000 पहुंचे हैं। ये अपने आप में दुनिया में हमारी इज्जत का प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। दूसरा, जितने ज्यादा सामान्य नागरिक इस फील्ड में आते हैं, इतनी इकोनॉमी को बहुत बड़ा बल मिलता है जी, बहुत बड़ा मिलता है। और मैं तो चाहता हूँ हर नागरिक के मन में थोड़ी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़नी चाहिए। एब्सोल्युटली, ये बहुत जरूरी होता है। सोच सोच करके ये क्या करूँगा, ऐसी जिंदगी जीने से बात बनती नहीं है। और 4 जून जैसा आपने कहा, जिस दिन चुनाव का नतीजा आएगा, आप उस हफ्ते भर में देखना कि यानी भारत का स्टॉक मार्केट के लिए उसके सारे जो उनके प्रोग्रामिंग के जो प्रोग्रामिंग वाले सारे उनके थक जाएंगे। तो बिल्कुल एक स्थायी सरकार भी शेयर बाजार को एक नया बूस्ट देती। प्रधानमंत्री मोदी ने दलितों और गरीबों के कल्याण के लिए कृषि पर बोझ कम करने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। पीएम ने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर कहते थे कि भारत में औद्योगिक क्रांति बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दलित और गरीबों के पास जमीन नहीं है, इसलिए उन्हें औद्योगिक क्रांति का हिस्सा बनाना होगा। हमें कृषि पर बोझ कम करने की जरूरत है। इंटरव्यू के दौरान पीएम मोदी ने गरीबी उन्मूलन की अपनी योजनाओं पर भी बात की। पीएम मोदी ने कहा, मैंने विकास पर काम करने की योजना बनाई है। मुझे पता है कि मुझे भारत से गरीबी खत्म करने की जरूरत है और इसलिए मुझे गरीबों को सशक्त बनाने और उन्हें अवसर देने की जरूरत है। बाबा साहब कहते थे कि इस देश में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बहुत जरूरी है, क्योंकि देश का जो दलित आदिवासी वो जमीन का मालिक है ही नहीं, वो एग्रीकल्चर में कुछ नहीं कर सकता है। उसके लिए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का हिस्सा बनना बहुत जरूरी है। और इसलिए मैं मानता हूं कि भारत में हमें और एग्रीकल्चर पर जितना बोझ हम कम करेंगे, आज उस पर बोझ बहुत है, उस पर बोझ कम करने की जरूरत है जी। बोझ कम करने के लिए कानून काम नहीं करता है, डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ता है। डाइवर्सिफिकेशन तब होता है कि जब आपकी डिसेंट्रलाइज वे में इंडस्ट्रियल नेटवर्क हो। तो अगर 2 बेटे हैं तो एक बेटा इंडस्ट्री के काम में चला जाएगा, एक बेटा खेती संभालेगा, तो खेती पर जो बोझ है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो एग्रीकल्चर को वायबल बनाना, मजबूत बनाने के लिए भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जरूरी है। हम एग्रीकल्चर का वैल्यूएशन करने वाली इंडस्ट्री जितनी ज्यादा बढ़ाते हैं तो सीधा सीधा फायदा है, अदरवाइज हम डाइवर्सिफिकेशन की तरफ ले जाए तो उसका फायदा है। प्रधानमंत्री का दावा कि 4 जून को शेयर बाजार, 4 जून के बाद शेयर बाजार सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। और आइए अब बात कर देते हैं बढ़ते पारे की। पूरे उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी से हाहाकार है। कई जिलों में पारा 45 से 47 डिग्री के पार हो गया है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और पश्चिम राजस्थान के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने भीषण गर्मी के कारण पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
अगले कुछ दिन लू के थपेड़ों से निजात नहीं मिलने की उम्मीद है। वहीं पिछले 24 घंटों में तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में भारी बारिश हुई है। प्रचंड गर्मी से हाल बेहाल और अगले कुछ दिनों तक भी इस गर्मी से, लू के थपेड़ों से राहत मिलने की उम्मीद नहीं। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में बारिश की जरूर बात हो रही है और जिस तरह से हमारे संवाददाता बता रहे थे कि मुजफ्फरपुर में भी बारिश हुई है, हल्की बूंदाबांदी हुई है, हवाएं चल रही हैं। तो लेकिन फिलहाल जो खबरें देश भर से आ रही हैं उसमें यही है कि पूरे ख़ास तौर पर उत्तर भारत, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के लिए गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है और कई ज़िलों में पारा 45 से 47 डिग्री के पार चला गया है यहाँ पर। और इस भीषण गर्मी में बहुत ज़रूरत है कि आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, कोशिश करें कि तेज़ धूप में, ख़ास तौर पर दोपहर में घर से बाहर निकलने में बचें या फिर तमाम जो सावधानियां हैं वो ज़रूर बरतें। तो प्रचंड गर्मी से हाहाकार। और मिड डे प्राइम में यहाँ पर बात करेंगे अर्थव्यवस्था की। भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार को देखते हुए देश और दुनिया की अधिकतर रेटिंग एजेंसीज ने विकास ग्रोथ को लेकर अपने पहले के अनुमान में बदलाव करते हुए उसे बढ़ाया है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च को उम्मीद है कि मार्च तिमाही में देश की जीडीपी वृद्धि दर 6.7% और वित्त वर्ष 2023 और 24 में करीब 6.9 से 7% रह सकती है। रेटिंग एजेंसी के प्रमुख अर्थशास्त्री सुनील कुमार सिन्हा ने एक इंटरव्यू के दौरान ये अनुमान जताया है। सिन्हा के मुताबिक सरकार की ओर से जीडीपी के आंकड़े 31 मई को जारी किए जा सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था 2023 और 24 की जून तिमाही में 8.2%, सितंबर तिमाही में 8.1% और दिसंबर तिमाही में 8.4% की दर से बढ़ी है। सिन्हा ने कहा कि पहली 2 तिमाहियों में वृद्धि दर को कम आधार का फायदा मिला है। हालांकि तीसरी यानी कि अक्टूबर-दिसंबर 2023 तिमाही में 8.4% की वृद्धि दर आश्चर्यजनक थी। उन्होंने आगे कहा कि जब हम आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है कि जीवीए और जीडीपी के बीच अंतर है। तीसरी तिमाही में जीडीपी को एक बड़ा प्रोत्साहन उच्च कर संग्रह से मिला है, लेकिन चौथी तिमाही में ऐसा होने की संभावना नहीं है। गौरतलब है कि रिजर्व बैंक ने अप्रैल में अपनी मौद्रिक नीति समिति की बैठक में वित्त वर्ष 2023 और 24 में जीडीपी ग्रोथ रेट 7% रहने का अनुमान लगाया था। सिन्हा ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में जीडीपी में 7.1% की ग्रोथ होने की उम्मीद है। तो इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च एजेंसी ने लगाया ये अनुमान, भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार। और वित्त वर्ष 2024 में बैंकिंग क्षेत्र का नेट प्रॉफिट 3 लाख करोड़ रुपए के पार हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की। एक्स पर पोस्ट करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने 1 दशक तक कामकाज में व्यावसायिकता सुनिश्चित की और इस दौरान कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं किया गया और इसका परिणाम बैंकिंग सेक्टर की सफलता के रूप में हम सबके सामने है। तो 1 दशक के कामकाज का यहां पर साफ तौर पर असर और परिणाम दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि पिछले 10 वर्षों में एक उल्लेखनीय बदलाव है। भारत के बैंकिंग क्षेत्र का शुद्ध लाभ पहली बार 3 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया है। तो रिमार्केबल टर्नअराउंड इन द लास्ट 10 years, India's banking sector net profit crosses rupees 3 lakh crore for the first time ever. When we came to power, our banks were reeling with losses and high NPAs due to the phone banking policy of UPA. The doors of the banks were closed for the poor. This improvement in the health of banks will help improve credit availability to our poor, farmers and MSMEs. तो यहाँ पे ट्वीट किया है सोशल मीडिया साइट एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में एक बड़ी उपलब्धि यहाँ पर सरकार की। और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री अब्दुल्ला अनयान की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई है। विमान में करीब 9 लोग सवार थे। हादसे में सभी की मौत हो गई। बचाव दल को दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर मलबा जो है वो मिल गया है। ईरानी मीडिया ने इसकी जानकारी दी है।
दुर्घटनास्थल की जो पहली तस्वीर सामने आई है उसमें हेलीकॉप्टर की स्थिति ठीक नहीं लग रही। हेलीकॉप्टर की जिस जगह पर हार्ड लैंडिंग हुई वह पहाड़ी इलाका है। इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर रविवार को पूर्वी अजरबैजान प्रांत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। वे अजरबैजान की सीमा पर एक बांध का उद्घाटन कर वापस लौट रहे थे। राष्ट्रपति रईसी के साथ हेलीकॉप्टर में उनके सहयोगी विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्ला लायन भी सवार थे और इसके पहले राष्ट्रपति रईसी के हेलीकॉप्टर की तलाश के लिए रात भर अभियान चलाया गया था, लेकिन रेस्क्यू टीमें पता लगाने में नाकाम रहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर सैयद इब्राहिम राइसी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। एक्स पर अपने एक संदेश में पीएम मोदी ने लिखा, इस्लामी गणतंत्र ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर सैयद इब्राहिम राइसी के दुखद निधन से गहरा दुख और सदमा लगा है। भारत ईरान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। उनके परिवार और ईरान के लोगों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। दुख की इस घड़ी में भारत ईरान के साथ खड़ा है। और ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री की मृत्यु हो गई है। अमृतपाल सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमृतपाल, यहाँ पर जो हेलीकॉप्टर का मलबा बचाव दल को यहाँ पर बरामद हुआ है, इस वक्त क्या कुछ जानकारी मिल रही है? इस पूरे हादसे, दुखद हादसे के पीछे के कारणों के बारे में क्या कुछ कोई भी सुराग ढूंढने में अभी तक कुछ अपडेट मिला है? देखिए, अभी तक ये कहा जा रहा है कि बैड वेदर, खराब मौसम की वजह से ये दुर्घटना हुई। ये वाकया करीब 4-5 बजे के आसपास का है कल का, जब राष्ट्रपति रईसी अजरबैजान के बॉर्डर से, ईरान अजरबैजान के बॉर्डर से लौट रहे थे। वहाँ एक डैम का उद्घाटन उन्होंने किया था अजरबैजान के राष्ट्रपति के साथ। उसके बाद वो अपने हेलीकॉप्टर्स के अंतराज पर लौट रहे थे। 3 हेलीकॉप्टर्स थे। एक हेलीकॉप्टर में राष्ट्रपति रईसी, उनके विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्ला यहाँ और ईस्ट अजरबैजान जो कि एक प्रोविंस है नॉर्थ वेस्टर्न ईरान में, ईरान का ही प्रोविंस है, वो उसका बॉर्डर लगता है अजरबैजान के साथ। उसके गवर्नर साहब थे, जो तब्रीज मॉस्क है उसके फ्राइडे प्रेयर्स के इमाम थे। वो एक इम्पॉर्टेंट फिगर होते हैं, इम्पॉर्टेंट क्लेरिक होते हैं, क्योंकि तब्रीज मॉस्क एक बड़ी हिस्टोरिक मॉस्क है वहाँ की। और उनके सिक्योरिटी पर्सनल थे। करीब 9 लोग थे एक हेलीकॉप्टर में। तो करीब 4-4:30 के आसपास कल शाम को हेलीकॉप्टर से कांटेक्ट टूट जाता है, संपर्क टूट जाता है। संपर्क साधने की कोशिश की जाती है। थोड़ी देर बाद ये समझ आ जाता है कि ये क्रैशिंग हुई है। अथॉरिटीज ये कहती हैं कि हार्ड लैंडिंग, जो वर्ड आप यूज कर रही हैं, हार्ड लैंडिंग, ये वर्ड कहा गया। पहले कहा गया इंसिडेंट हजाकत, वो बेसिकली यूफेमिस्टिकली कहा गया, वो क्रैश था। शाम तक, रात तक मेरे ख्याल से इरानियन अथॉरिटीज को ये मालूमात हो गई होगी कि मौसम काफी खराब है और राष्ट्रपति और उनके एंटोराज का बचना की संभावना कम है और ये क्रैश है। हालांकि कोई आधिकारिक स्टेटमेंट नहीं दी जाती। पहले रेड क्रेसेंट उनको ढूंढती है, फिर वो ढूंढने में नाकामयाब रहती है, ब्रॉड एरिया आइडेंटिफाई करती है। फिर फाइनली रात में तुर्की और रशिया के विमान और उनकी टीम, स्पेशल टीम्स को यूज किया जाता है। तुर्की का एक यूएवी है अवचिनी करके, वो थर्मल इमेजिंग से मलबा पिक करता है। लगातार बारिश होती है, धुंध है, बर्फबारी हो रही है और वो रास्ता इतना, और वो एक रिमोट फॉरेस्टेड एरिया है, वहां तक पहुंचना संभव नहीं है अनलेस आप पिन पॉइंट करें। करीब सुबह के 4-5 बजे तक स्थिति ये साफ होती है कि ताविल करके एक गांव है जिसके करीब 3 किलोमीटर ईस्ट पर ये हादसा हुआ है। जब सूर्य निकलता है सुबह, पहली लाइट, फर्स्ट लाइट जिसे हम कहते हैं, IRGC जो इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की टीम पैदल वहां ट्रैक करती है और मलबे को आइडेंटिफाई करती है। बिल्कुल, तो यहाँ पर बचाव दल को दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर का मलबा मिला। बेहद दुखद ये घटना, ईरानी राष्ट्रपति की इसमें मृत्यु हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए अमृतपाल, हमारे संवाददाता। तो प्रधानमंत्री ने भी इस दुखद हादसे पे अपनी प्रतिक्रिया दी है और गहरा दुख जताया है।
और आइए अब रुक कर लेते हैं, देखते हैं खेल की दुनिया में क्या कुछ है खास। हमारे साथ जुड़ रही हैं सुचित्रा इस वक्त खेल की दुनिया की कुछ अहम खबरों लेकर। शुक्रिया जया। और आईपीएल की जो सबसे बड़ी खबर है कि जो प्लेऑफ का लाइनअप है वो तय हो चुका है, उसी की हम पहले बात करते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग का प्लेऑफ लाइनअप तय हो गया है। पहला क्वालिफायर अहमदाबाद में खेला जाएगा और पहले क्वालिफायर में कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगी 21 मई को अहमदाबाद में। वहीं अहमदाबाद में ही राजस्थान रॉयल्स 22 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से एलिमिनेटर में भिड़ेगी। इस मैच में हारने वाली टीम बाहर हो जाएगी। बात कल खेले गए मुकाबलों की। आईपीएल 2024 के लीग स्टेज के मैच खत्म हो गए हैं। रविवार को राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला बारिश की वजह से रद्द होने के साथ ही दोनों टीमों के खाते में एक एक अंक जुड़ गया। अंक तालिका में अब हैदराबाद दूसरे और राजस्थान की टीम तीसरे स्थान पर आ गई है। वहीं कोलकाता पहले और आरसीबी चौथे पायदान पर है। तो आईपीएल का प्लेऑफ जो लाइनअप है वो तय हो चुका है। इस वक्त खेल की बड़ी खबर और वापस चलते हैं जया। बहुत बहुत शुक्रिया सुचित्रा। तो बिल्कुल अब अगले हफ्ते आईपीएल का भी होगा फिनाले और इसी के साथ मिड डे प्राइम में फिलहाल आज के इस खास अंक में इतना ही। खबरों का सिलसिला दूरदर्शन न्यूज़ पर जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।